हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का सीबी बिकल आर्ट क्लासेस में। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में नागरिक शास्त्र में आंसर बनाकर कैसे लिखे वो तरीका आपको बताएंगे। कुछ पेपर में नहीं आएगा तो फिर क्या आप लिख कर आएंगे। एक जेन्युइन तरीका दोस्तों, ऐसा तरीका जो आपको नंबर दिलाकर जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और नागरिक शास्त्र में इस मॉडल पेपर के जरिए समझने का प्रयास करते हैं कैसे आप आंसर, सटीक आंसर लिखकर पूरा का पूरा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पेपर पैटर्न है एक बार ऐसे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपके 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे। बहुविकल्पीय क्वेश्चन में कुछ बनाने लायक होता नहीं है, आपको उसमें टिक करना होगा। जो आपको उस टाइम पे पेपर में उचित लगेगा आप उसे टिक कर सकते हैं। यहाँ पे अति लघुत्तरीय जो प्रश्न होगा 11 से लेकर 20 तक, इसमें बनाकर कैसे लिखेंगे ये आपको बताएंगे। फिर आपका लघुत्तरीय सेकंड आएगा, फिर इसके बाद लघुत्तरीय, ये फर्स्ट हो जाएगा लघुत्तरीय, फिर यहाँ पे सेकंड आएगा, फिर इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएगा। इनमें आप बनाकर लिखकर अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। वो तरीका, वो जुगाड़ आपको समझाएंगे, अच्छे से आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आ जाते हैं हम लोग। ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है और लघुत्तरीय जो प्रश्न है उस पर आ जाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं उस मुद्दे पर जिस पे हम लोग को बात करनी है। तो आपके सामने यहाँ पे आ चुका है अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बनाकर लिखना है, कैसे लिखना है एक सटीक तरीका आपको समझाते हैं। सबसे पहले अपनी कॉपी में आपको 3 काम करना है, ठीक है। पहला काम ये करना है कि जैसे यहाँ पे दिया है अति लघुत्तरीय प्रश्न, तो आपको ये अच्छे से लिखकर अंडरलाइन कर देना, पहला काम, ठीक है। ये पहला काम हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा काम आपको क्वेश्चन से आपको हेडिंग बनानी है, ठीक है। या फिर आप दूसरे काम में आप प्रश्नोत्तर नंबर पहले लिखिए तब हेडिंग बनेगा, ठीक है। दूसरा काम प्रश्नोत्तर नंबर लिखिए। प्रश्नोत्तर नंबर से यहाँ पे 11 है तो 11 आप लिख दीजिए, जो भी रहेगा आप प्रश्नोत्तर नंबर, प्रश्नोत्तर संख्या, उत्तर संख्या जो आपको उचित लगे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद तीसरे स्टेप में आएगा क्वेश्चन से आपको हेडिंग बनानी है। हेडिंग बना के उसको अंडरलाइन कर देंगे, फिर उसके बारे में लिखना शुरुआत करेंगे। सवाल ये है कि लिखेंगे क्या। अब आइए जानते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये 2 अंक आपको देकर जाएगा। 2 विशेषता पूछा है तो पहली विशेषता, दूसरी विशेषता, यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर, आपको यहाँ पे यानी आपको इस प्रकार से 2 नंबर टोटल यहाँ पे मिल जाएगा। लिखेंगे क्या वो जानने का प्रयास करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए, वहीं से आपको हिंट मिलेगा और वहीं से आपका आंसर बनेगा। यहाँ लिखा है सोवियत। अब आपको सोवियत के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। राजनीति लिखा है आगे, राजनीति तो समझ में आता होगा ना। राजनीति होती है, भारत में राजनीति होती है, अन्य देशों में राजनीति होती है। तो एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसी परंपरा है जो राजनीति की बात कर रहा है। ये राजनीति कहाँ हो रही है, आगे सेंटेंस लिखा है सोवियत में, यानी राजनीति कहाँ पे हो रही है, सोवियत में हो रही है। अब यहाँ पे राजनीति कैसी होती है वही आपको बतानी है। तो यहाँ पे अब आपका हेडिंग बनने के बाद लिखेंगे पहला पॉइंट। अब आप ध्यान रखिएगा कि आप राजनीति विज्ञान का पेपर दे रहे हैं तो राजनीति शब्द जरूर ऐड करेंगे। इसी क्वेश्चन से देखिए कैसे आंसर निकालते हैं। यहाँ पहला पॉइंट में लिखेंगे सोवियत राजनीति प्रणाली में, इतना लिखने के बाद लिखेंगे सोवियत राजनीति प्रणाली में समाज या जनता के प्रति उत्तरदायी होती है या फिर समाज के भलाई के लिए काम करती है, यानी ऐसी राजनीति प्रणाली जो समाज के हित के लिए काम होता है। पहला पॉइंट बन जाएगा, आराम से पूरा नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है, यानी जो सोवियत राजनीति प्रणाली है ये समाज के हित के लिए काम करती है, ये पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, फिर इसी को उठाइए, यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा गया है सोवियत राजनीति प्रणाली, दूसरे पॉइंट में लिखेंगे सोवियत राजनीति प्रणाली जनता के हितों के लिए काम करती है, या फिर कह सकते हैं अगर कोई समस्या होती है जनता में, समाज में या फिर अन्य देशों में, ठीक है, तो उसके लिए ये मदद करता है, ठीक है। कौन, सोवियत राजनीति प्रणाली ये मदद करता है। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में ऐसे लिख देंगे, बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा अपने सेंटेंस में। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे राजनीति की बात हो रही है तो राजनीति किसके लिए होती है, जनता के लिए होती है या फिर समाज के लिए होती है, ठीक है। तो जनता समाज के हितों के लिए काम होता है। तो इस प्रकार से जो सोवियत प्रणाली है उस 2 पॉइंट आप लिख देंगे, 2 नंबर आपके यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक।
अगला प्रश्न यहाँ पे है, यूरोपीय संघ द्वारा कौन सी मुद्रा चलाई गई? 2 नंबर का प्रश्न है। अब आपको इसका उत्तर नहीं पता है तो क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहला काम प्रश्नोत्तर नंबर लिखिए, अंडरलाइन करिए, फिर आप हेडिंग बनाइए। ठीक है, दूसरे काम में क्या बनेगा? हेडिंग बनेगा कि यूरोपीय संघ द्वारा कौन सी मुद्रा चलाई गई, तो आप हेडिंग बना के उसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे आप लिखिए यूरोपीय संघ द्वारा मुद्रा चलाई गई थी, तो मुद्रा का नाम नहीं पता है तो ये जो संघ लिखा है इसको काट दीजिए और यहाँ पे यूरोपीय लिखा है, यूरोपीय मुद्रा। अगर आप इतना भी लिख देते हैं यूरोपीय मुद्रा तो 2 नंबर का प्रश्न है, 1 नंबर तो मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉपी में लिख कर आइए, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप यूरोपीय मुद्रा लिख देते हैं, यूरोपीय मुद्रा, तो भी आपका कुछ ना कुछ आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसका सटीक आंसर है यूरो, यूरो मुद्रा, इसको बोलते हैं यूरो मुद्रा। ठीक है, ऐसे करके लिख देंगे यूरो मुद्रा, तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही आप इसके बारे में लिखिए, कुछ ना कुछ लिखना शुरू करेंगे तो आपके दिमाग में कुछ और आइडियाज़ आएंगे, और आइडियाज़ आएंगे तो आप उतार दीजिए। 2 से 3 लाइन लिखना, ज़्यादा लिखना नहीं है। 2 से 3 लाइन लिख देंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण किसे कहते हैं? अब आपको नहीं पता है वैश्वीकरण किसे कहते हैं तो प्रश्नोत्तर नंबर लिखिए, हेडिंग बनाइए वैश्वीकरण, उसके बारे में शुरू करिए। शुरू क्या करेंगे? वैश्वीकरण पूछा है। वैश्वीकरण में यहाँ पे सेंटेंस मिल रहा है कि ये विश्व के स्तर की बात हो रही है। यानी मान लीजिए कोई एक वस्तु है, ठीक है, कोई एक वस्तु है, अगर इसको विश्व स्तर पे ले जाकर बेचा जाए, कई सारे देशों में बेचा जाए, तो यहाँ पे वैश्वीकरण हो रहा है। यानी विश्व स्तर पर अपनी सामान को बेचना, आयात निर्यात करना बहुत सारे देशों में, इसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। अब इसका छोटा सा एक आप यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए चीन है, आपके यहाँ पे लिखना क्या है? जैसे चीन है, अब चीन क्या करता है? चीन अपने सामान भारत में बेचता है, ठीक है, भारत में बेचता है, नेपाल में भी बेचता है, ठीक है, नेपाल में बेचता है, पाकिस्तान में भी बेचता है, ठीक है, और बांग्लादेश में भी बेचता है। यानी दुनिया के बहुत सारे देशों में चीन का सामान जाता है। तो जब एक देश कई सारे देशों में अपने वस्तुओं को आयात निर्यात करे, अपने संस्कृति को आदान प्रदान करे, तो इस प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। ठीक है, ऐसे डायग्राम बना दीजिए, थोड़ा सा लिख दीजिए, बढ़िया नंबर पूरा मिलेगा। 1 नंबर भी एग्जामिनर काट नहीं सकता है। ठीक है, ऐसे आप लिखिए। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से आंसर को देना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, स्वतंत्रता के पश्चात, ये स्वतंत्रता नहीं बल्कि स्वतंत्रता के पश्चात यहाँ पे रहेगा सेंटेंस, स्वतंत्रता के पश्चात। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात, तो इस प्रकार से यहाँ पे सेंटेंस है, स्वतंत्रता के पश्चात किन्हीं 2 देशी रियासतों का नाम लिखिए जिन्हें भारत में विलय करने का विरोध किया गया था। अब आपके उसका उत्तर नहीं आ रहा है तो 2 देशी रियासतों का नाम लिखना है, पहला रियासती और दूसरा रियासती। तो इस प्रकार से जो रजवाड़े शासन होते थे उन्हीं रजवाड़े शासन को देशी रियासत कहते थे। ठीक है, तो अगर आपको 2 रजवाड़े शासन यानी जो राजा के शासन जहाँ पे होते थे, आपको अगर नाम याद है तो आप लिख दीजिए। ठीक है, जैसे कि राजस्थान में बहुत सारे राजा के शासन हुआ करते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे किला देखने को मिलते हैं। तो राजस्थान में आप नाम नहीं पता है तो राजस्थान लिख दीजिए, राजस्थान के जो है राजा। ठीक है, दूसरे पॉइंट में लिख दीजिए कि जो है और जहाँ के राजा आपको याद हों, बहुत सारे राजा हुए थे। ठीक है, तो आप मध्य प्रदेश में याद कर सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में याद कर सकते हैं। तो ऐसे 2 नाम आप यहाँ पे लिख दीजिए कि राजस्थान के राजा, मध्य प्रदेश के राजा, या फिर हैदराबाद के राजा, आंध्र प्रदेश के राजा। ठीक है, ऐसे 2 रियासतों का नाम आप लिख दीजिए, कुछ ना कुछ लिख देंगे तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसका पूरा पेपर मैं हल करवा चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो बनाकर कैसे लिखेंगे, वो तरीका मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे आप आंसर बनाकर कुछ ना कुछ आप लिख कर आएंगे तो कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ और इसका उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ ये आपको लिखना है। तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय मतलब 5 वर्ष के लिए ऐसी योजना जो 5 वर्ष के लिए चलाई गई थी। तो शुरू में कब लागू हुई थी ये आपको जानना है। तो देश आज़ाद हुआ था 1947 में, संविधान लागू हुआ 1950 में। ठीक है, 1950 में, और प्रथम पंचवर्षीय योजना उसी के जस्ट 1 साल बाद 1951 में शुरू हुआ था। तो 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या भैया? उद्देश्य यही था भाई कृषि अच्छे से हो, खेती अच्छे से लोग करें, और जो है
लोग अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएँ। तो इस प्रकार से किस कृषि के बारे में लिख देंगे और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1950-51 ऐसे लिख देंगे, तो आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए डेट आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, तो इसका उद्देश्य आप लिख दीजिए कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य में कृषि करना और बेरोजगारी को कम करना, गरीबी को दूर करना, ये सब उसका उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है पंचशील किन्हीं दो सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। जो पंचशील है किन्हीं दो सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। अब इसके बारे में लिखना है, पहला सिद्धांत लिखेंगे, दूसरा सिद्धांत लिखेंगे। अब आपको नहीं पता है तो कुछ नहीं करना है, पंचशील यानी यहाँ पे नाम पंचशील है, मतलब 5 सिद्धांत यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो पहले सिद्धांत में यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए कि अगर कोई देश है तो अगर वो लड़ाई झगड़ा करता है तो उस देश से लड़ाई झगड़ा ना हो, यानी शांति बनी रहे। तो ये पहला उद्देश्य हो जाएगा कि भैया शांति बनी रहे, पहला पॉइंट। दूसरा शांति बनाना। ठीक है, दूसरे पॉइंट में क्या ले सकते हैं, दूसरे ले सकते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, ये दूषित ना हो, खराब ना हो, क्योंकि बहुत सारे देश इसको जो है प्रदूषण इतना ज़्यादा फैला देते हैं कि इन्वायरमेंट दूषित हो जाता है। तो ये भी एक तरह से इन्वायरमेंट दूषित ना हो, पर्यावरण स्वच्छ बना रहे। तो ये जो है आप इसके बारे में ऐसे 2 पॉइंट सोच सोच के लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रिवी पर्स की समाप्ति किसने की थी। अब आपको नहीं पता है प्रिवी पर्स क्या होता है, ये नहीं पता कि जो है किसने समाप्त किया था, तो किसी का नाम लिख दीजिए, ऐसा नाम जो कोई प्रधानमंत्री हो। ठीक है, प्राचीन में, प्राचीन मतलब पहले प्रधानमंत्री रहा हो, उसके बारे में आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम ले सकते हैं, इंदिरा गांधी का नाम ले सकते हैं इसमें। ठीक है, इस प्रकार से इसमें नाम ले देंगे कि इन्होंने समाप्त किया था। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। आगे है तुष्टीकरण से आप क्या समझते हैं। तुष्टीकरण मतलब क्या होता है, तुष्टीकरण का मतलब यहाँ पे संतुष्टि से है। ठीक है, आपको संतुष्टि कितनी मिल रही है, कोई भी जैसे मान लीजिए आपके पास वस्तु हो, उस वस्तु से कितनी संतुष्टि मिल रही है। जैसे मान लीजिए आपके पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, आपको संतुष्टि उससे है कि नहीं है। कुछ लोग के पास नहीं है तो वो कितना संतुष्ट हैं। तो यहाँ पे जो संसाधन आपके पास है, उस संसाधन से कितना संतुष्ट है, वही आपका तुष्टीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे इसके बारे में लिख देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर सेंटेंस को लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बना के लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो और अच्छा आंसर आप कर पाएंगे। ठीक है, और सटीक आंसर आप दे पाएंगे। आपको ये कैसा लगा और वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद में आपको बताऊंगा जो लघु उत्तरीय आपका जो है फर्स्ट जो है उसके बारे में, जो सेकंड है उसके बारे में, और जो थर्ड है उसके बारे में आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, कैसे आप लिख सकते हैं उत्तर को। ठीक है, चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।